और एक चीज यार काम कर दो भाई यार, कोई अगर मॉड्यूल हो अगर किसी के पास मिर्जी का, तो मतलब अगर उसमें वेक्टर वाला है पोर्शन फिजिक्स में, तो मेरे को सेंड कर देनी, तो एक असाइनमेंट दे देते हैं आप लोग को सॉल्व करने के लिए। यस सेंड कर देंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले जो होता है वो होता है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। दूसरा ट्रायंगल रूल। चलो कंपोजिशन ऑफ वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर बेसिकली एडिशन ऑफ टू वेक्टर। जैसे ए वेक्टर, एक दो वेक्टर गिवन था आपको, ए वेक्टर एंड दूसरा एक वेक्टर बी वेक्टर दिया गया था। इन दोनों को पकड़ के ऐसे ऐड कर दिया। तो बेसिकली कुछ होता नहीं है, बस नॉर्मल चीज कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों को जोड़ा जाएगा। सो फाइनली मेरे को एक तीसरा वेक्टर आर वेक्टर मिलेगा। इन दोनों को जोड़ने की वजह से एक तीसरा वेक्टर आर वेक्टर मेरे को मिलेगा। एंड दिस वन इज अ रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। बस इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो हम लोग यूनिट डायमेंशन में होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़े थे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या था भाई? So neither physical quantities are add नहीं added होगा। फ्रैक्शन में सर, जो भी टर्म्स So the रिलेटिव में physical रहेगा quantity होगा सर वही उसका, सर उसका आरएचएस में भी सर वही डायमेंशन हो जाएगा। सर जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होगा ना ही ऐड होगा ना ही सब्ट्रैक्ट होगा सर। एग्जैक्टली अगर डिफरेंट डायमेंशन होगा तो वो ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब जो ए का डायमेंशन होगा वही बी डायमेंशन का भी होगा, होगा, एंड वही वही होगा। आर वेक्टर का भी डायमेंशन वही होगा। तो बेसिकली ये मेरा कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर का सम है, नॉर्मल चीज है। ऐसे ही सर इसे भी कॉम्पोजिशन। सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सर वो है सर, वैलिड है। हाँ हाँ, यहाँ पे भी वैलिड होगा भाई, यहाँ पे भी बिना उसके ऐड ही नहीं होगा। तीसरा जो होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बेसिकली इसके बारे में हमको पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये एक तरह का एडिशन ही होता है सिर्फ नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी, ए वन वेक्टर माइनस बी वन वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग लाइक आर वन वेक्टर के बराबर कुछ चीजें आती है। अगर बात करें कि सर अगर दो मेरे को वेक्टर दिया हुआ है, जैसे लेट्स से सर ए वेक्टर दिया हुआ है 3i cap plus 4j cap plus 5k cap and another vector given as I cap plus j cap plus k cap। तो अगर हम बात करें कि दोनों के सम का, दोनों के एडिशन के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों के रिजल्टेंट के, दोनों के सम के, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आएगा आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? सो करते क्या है, एडिशन में करते क्या है इसके? सो जो ए वेक्टर को पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। दूसरा प्लस बी वेक्टर को लिखते हैं यहाँ पे प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ओके। करते क्या है कि जो आई कैप वाला रहता है वो आई कैप के साथ ऐड हो जाएगा, जो जे कैप वाला रहेगा वो जे कैप के साथ ऐड हो जाएगा, और जो के कैप वाला रहेगा वो के कैप के साथ ऐड हो जाएगा। एंड फाइनली व्हाट वी गॉट 4i कैप प्लस जे वाला जे के साथ 5j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, अगर ऐसे ही माइनस का करोगे तो माइनस वाला आई वाला आई के साथ माइनस होगा, जे वाला जे के साथ माइनस होगा, एंड के वाला के के साथ माइनस होगा। तो चीज नोट कर लो आप लोग, ऐसे भी नॉर्मली भी ये चीज समझ जाए।
हाँ भाई, हो गया सर। एक मिनट सर। हाँ भाई, इसमें कोई दिक्कत किसी को कुछ? नो सर। नहीं सर ये तो सिंपल है, अलजेब्रा की तरह ही है। एग्जैक्टली। सो फाइनली अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो करते क्या है कि एक p वेक्टर है, ठीक है। पहले एक a वेक्टर है, ठीक है। इसमें एक n स्केलर क्वांटिटी से, एक n स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाइड करें तो क्या, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड करें तो ये क्या होगा। तो एक चीज अभी हम एक चीज यहाँ पे पहले ही से पहले बताए थे कि v वेक्टर बाई v वेक्टर वैलिड नहीं है, s बाई v वेक्टर वैलिड नहीं है, लेकिन v वेक्टर एक्चुअल में ये ऐसे लिखा था, v वेक्टर बाई s, इसको अगर कायदे से देखो तो कुछ ऐसा लिखा हुआ था 1 बाई s, मतलब 1 बाई s जो है, मतलब ये जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर अगर देखो, अगर एक स्केलर क्वांटिटी 2 kg है, अगर इसको 1/2 kg भी लिखोगे तो भी ये स्टिल एक स्केलर क्वांटिटी ही रहेगा, एक स्केलर क्वांटिटी रहेगा। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 1/s एक क्वांटिटी जो है किसी वेक्टर में एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड हो सकता है। ये चीज हम उस टाइम पे इसीलिए बताए थे कि एक कोई भी जो स्केलर क्वांटिटीज होगा 2 3 4 नंबर की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड 2 3 4 5, वो किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी में मल्टीप्लाइड हो सकता है। कहने का मतलब ये है, मेरा कहना ये चाह रहा है कि जैसे एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस a कैप, बोला कि 3a वेक्टर की वैल्यू बताओ, 3a वेक्टर की वैल्यू बताओ। तो करना कुछ नहीं है भैया, सिर्फ नॉर्मल सा 3 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, और इस 3 को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, दिस इज 9i कैप प्लस 12j कैप प्लस 3k कैप, बस नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना, इसमें कुछ सोचना नहीं चाहिए। 3 के बजाय 1/3 हो या -3 हो, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज क्या एक कोई नंबर होगा या कांस्टेंट नंबर होगा तो उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना जैसे नॉर्मली करते हो। अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी दिया है और बोला जाए कि 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हो। देखो ये चीज, अभी ये चीज पता होने के बाद आपको ये चीजें आसान लगेंगी। क्यों आसान लगेंगी? क्योंकि ओ सर ये चीज तो हमको पता ही है, लेकिन अगर ये नहीं पता रहता तो आपको हार्ड लगता। इस चीज को नोट करो, ये थोड़ा सा बेसिक चीजें थी तो बताना जरूरी था, इसको नोट करो। सर आज आप इवनिंग वाले क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिए थे? और ज्यादा नहीं पढ़ाए थे कि सर एक बार फिर से समझाइए, मेरा मेरा वीडियो बंद हो गया था। अच्छा देखिए, एक्चुअली कहने का मतलब मेरा ये है कि एक वेक्टर, जैसे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, बी आई कैप प्लस 4j कैप प्लस a कैप, इसमें अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि 3a वेक्टर की वैल्यू बताओ, तो कुछ करना नहीं है इसमें, कोई आपको प्लस माइनस नहीं करना है, यहाँ 3 लिखना है और यहाँ वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप लिखना है प्लस k कैप लिखना है, और इनको ये 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे 3a प्लस b प्लस c कोई क्वांटिटी लिखा है, इसको आप कैसे लिखोगे? 3a प्लस 3b प्लस 3c। तो फाइनली दिस वन इज 9i कैप प्लस 12j कैप प्लस 3k कैप, बस खत्म। फिर नोट कर लो इसको। मतलब कहने का मतलब कि एक वेक्टर लेट से ए वेक्टर दिया हुआ है आपका, ए वेक्टर दिया हुआ है ए आई कैप
प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, बोल रहा है कि के ए वेक्टर की वैल्यू बताओ वेयर के इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट। तो कुछ करना नहीं है ज्यादा, अपने को करना क्या है, यहाँ के लिखना है, यहाँ ए लिखना है और इधर के लिखना है और ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और इसको पूरे अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ नहीं, बस बेसिक सी चीज थी, लिख लो। चलो अब असली चीज लिखते हैं, और पहले इससे पहले इसको बताने के बाद एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अब असली चीजें अब स्टार्ट होंगी। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, if a vector and b vector, a vector and b vector has angle, if a vector and b vector has a, दोनों के बीच में angle, a vector and b vector has an angle between them is pi by 3, then angle between minus 2a vector and 3b vector is। एक चीज समझना, कोई भी अगर स्केलर -2a वेक्टर लिखेंगे, -2 वेक्टर, एक चीज और समझना, -2a वेक्टर लिखे हैं। हाँ -2a वेक्टर एंड 3b वेक्टर। एक चीज समझना, एक्चुअली क्या रहा है कि एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ था, मान लो इसकी यदि लंबाई 10 मीटर दी हुई थी, इसी को ये डबल कर दे रहा है, इसी को डबल, मतलब एक चीज तो क्लियर है कि जब वेक्टर, जो वेक्टर होता है उसमें जब कोई स्केलर क्वांटिटी से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना कि डायरेक्शन चेंज होता है। बेसिकली ये मार्कर इतना बड़ा था, इसमें आके आगे इसका कैप लगा दिए, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इसी लाइन में बड़ा हुआ ना। तो एक वेक्टर में कोई स्केलर क्वांटिटी से आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो वेक्टर होता है वो डायरेक्शनल वाइज नहीं चेंज होता, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज वो चेंज हो जाता है। ये बात कर रहे हैं, जैसे ये मान लो पहले ये मार्कर ऐसे था, अब लाके एक कैप लगा दिए इसमें, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। वैसे ये पहले वेक्टर सिर्फ इतना था, इसको ये जैसे इसकी लंबाई जो थी, मैग्नीट्यूड जो था वो 10 मीटर था, अब इसको क्या किया, बोला 2 टाइम्स कर दो, तो इसको इंक्रीज करके क्या 10 मीटर और कर दो, तो 10 + 10, लेकिन उसी लाइन में इंक्रीज किया। अब ये कॉन्सेप्ट यूज करके ये क्वेश्चन सर 2π/3 पता नहीं यार, आई डोंट नो द आंसर। π/3 होगा सर। ऑप्शन लिख लो यार, π/3, 2π/3, π/6 एंड 5π/3। बोलो भाई आंसर। 5/3 सर, π/3 होगा क्या? π/3, 2π/3। हाँ सर, π/3। 2π/3 किस 2/3 सर, 2π/3। भाई इसमें, हाँ श्रुति सर π/3 होगा। सी। सर 2π/3 होगा। 2π/3। एग्जैक्टली, कुछ ऐसा ही होना चाहिए। करना क्या है देखो, 2π/, ये एक वेक्टर है, ये है एक वेक्टर, ए वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, और सर बी वेक्टर जो दोनों के बीच का एंगल है वो π/3 गिवन है। मतलब लेट्स से ये दोनों वेक्टर, अगर दोनों के बीच का एंगल को पता करना है तो पहले टेल टू टेल या हेड टू हेड ऐड करना पड़ेगा। जनरली हम टेल टू टेल ऐड करते हैं। सो और इन दोनों के बीच में जो छोटा वाला एंगल बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, तो जो छोटा वाला एंगल होता है वही एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है। सो दिस वन इज गिवन एज π/3।
फाइनली सर यहाँ पे पूछा मेरे से क्या है कि चलो ठीक है, ये आपका ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर। फाइनली सर मेरे से पूछा क्या है कि -2a वेक्टर एंड 3b वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। तो करना क्या है सर कि पहले तो इसको आपको बड़ा कर देना है, ये आपको ऐसे इंक्रीज कर देना है। इसको पहले आपको 2a मान लो इंक्रीज करके, इसको कितना अभी कर दिए हम, a से 2a वेक्टर कर दिए, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, अब ये 2a वेक्टर हो गया। वैसे ही अगर 3b की बात करें तो ये इंक्रीज कर दिए और इसको सर, तो ये फाइनली b वेक्टर से अब 3b वेक्टर हो गया, बड़ा हो गया। अब करते क्या है, ये जो वेक्टर मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है सर, ये माइनस दिया हुआ है। तो एक चीज आप सब बताए थे कि अगर ए वेक्टर ऐसे है तो -a वेक्टर इसका ये जो हेड है वो ऑपोजिट डायरेक्ट रहेगा सर, जाएगा, ऑपोजिट हो वो जाएगा। रहेगा। अपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट। सेम काम यहाँ पर भी हम वैसे ही -2a बनाते हैं। सो अगर -2a फाइनली बना है तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, बनाते हैं bb वेक्टर एंड दिस वन इज -2a वेक्टर एंड एंगल इज स्टिल व्हाट, π/3। लेकिन सर क्या ये अब एंगल होगा π/3? नहीं होगा। क्यों नो नहीं होगा? सर, क्योंकि क्योंकि हेड और क्योंकि टेल हेड और टेल को मिला है। एग्जैक्टली। सो करेंगे क्या कि इसको, जैसे ये वेक्टर ऐसे है तो इसको घिसका के नीचे लाएंगे और टेल टू टेल को मिलाएंगे। तो इसको नीचे अगर लाते हैं हम यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका -2a वेक्टर एंड दिस वन इज 3b वेक्टर। अब ये वाला एंगल कितना बनेगा, तो 2π/3। छोटे वाले एंगल को लेते हैं, बड़े वाला ये भी एक एंगल बनेगा और ये भी एक एंगल बनेगा। सो लेकिन हम लोग छोटे वाले एंगल को कंसीडर करते हैं, तो दिस वन इज आवर एंगल 2π/3। नोट कर लो यार, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। रब करें इसको। हाँ सर। अब थोड़ा सा अच्छे से सुनना है। अब चीजें स्टार्ट हो रही हैं और बड़े प्यार से समझना, नहीं तो कंफ्यूज होगा। तो होता क्या है, पहला हेडिंग डाल देना क्या, ट्रायंगल रूल या ट्रायंगल लॉ, जो भी लिखना है, ट्रायंगल लॉ। ओके, तो ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ एक ही है। हाँ 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 हाँ, ट्रायंगल लॉ। सो अभी तक हम कुछ देर पहले एक दो वेक्टर दिया था, आर वेक्टर। तो दो वेक्टर का जब मेरे को एडिशन निकालना था तो हम कुछ ऐसे करके निकालते थे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन अब करते क्या है हम कि सर ऐसे तो बार बार मेरा काम चल नहीं पाएगा, मतलब चल जाएगा, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं क्या? तो हाँ, ऐसे भी आप कर सकते हो। सबसे पहले तो हम कुछ स्टेटमेंट के थ्रू, स्टेटमेंट और उसका क्या थ्योरी है उसको हम भूल जाते हैं। एक्चुअल में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ जो भी बोलना चाहो आप वो बोलना। सो ट्रायंगल लॉ जो होता है मेरा, उसका क्या काम होता है और उस चीज को कैसे यूज करते हैं, वो बस एक बार कॉन्सेप्ट अपने माइंड में एंटर करते हैं एंड देन वी गो फॉर इट। ओके, सो इसमें मार्कर में मेरे को स्लाइड कर
सर हैं। हाँ हाँ जिंदा है। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो क्या करते हैं हम लोग, क्या ध्यान से सुनना और बड़े प्यार से सुनना। करते क्या है, ट्रायंगल लॉ एक्चुअली दिस लॉ गिव्स अस द वेक्टर एडिशन। एक स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख ले, दिस लॉ गिव्स द दिस लॉ गिव्स द वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ठीक है, करते क्या है कि जैसे सर ये दो वेक्टर दे दिया है, इसका कुछ रिजल्टेंट आर वेक्टर आ रहा है, सर दो वेक्टर बनाते हैं ऐसे, मान लो एक ए वेक्टर एंड एक बी वेक्टर। तो अगर से मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को अगर ज्योमेट्रिकली दिखाना हुआ है कि कहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेरा आ रहा है, तो इस चीज को कैसे करेंगे। तो ध्यान देना, क्या देखो एक्चुअली ये वाला जो वेक्टर है, क्या इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। सो ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर को आप ऐसे भी बना सकते हैं एंड बी वेक्टर को भी आप ऐसे बना सकते हैं। करो क्या, करो क्या, बस एक बार पहले देखते जाना, उसके बाद आपको बताते हैं। ये आपका ए वेक्टर एंड ये आपका बी वेक्टर। ये देखो ये वेक्टर जो रिप्रेजेंट हो रहा है, देखो दो दो स्टेटमेंट्स आपको समझाएंगे, दोनों से समझाएंगे। ये ए वेक्टर दिया है एंड दिस वन इज योर बी वेक्टर, ऐसे बना सकते हैं। अगर ये इधर की तरफ एरो रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप इसको, इन दोनों को इस तरीके से ऐड करो कि ये देख रहे हो ये एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर अगर ऐसे जाए तो ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये जो दोनों एरो मेरे बन रहे हैं वो इसी डायरेक्शन में, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मान लो इसको बोल रहे हैं हम ए वेक्टर और इसको बी वेक्टर बोल रहे हैं। सो ए वेक्टर जो मेरा जा रहा है वो इधर, मान लो अगर बात करते हैं घड़ी के डायरेक्शन की तरह, तो क्लॉकवाइज में जा रहा है ये जो एरो है ऐसे। लेकिन सर ये यहाँ पे मेरा एरो जो है, इसका ये वाला जो एरो है ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो एरो है ये उल्टे डायरेक्शन में, मतलब ये एरो, मान लो ये एक एरो था ऐसे, छोटा सा एक एरो था, तो वो कुछ ऐसे मूव कर रहा था। ये मान लो जब कुछ ऐसे करके ऐसे 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 करके जा रहा था, तो उसको वापस जो अगला वाला अगर एरो इसमें एंटर करना चाहिए था, तो वो कुछ कुछ ऐसे होना चाहिए था। लेकिन ये वाला जो एरो है ये ऐसे है। तो कहते क्या है, कहते हैं आप देखो अपने बुक में जाके बहुत तरह के स्टेटमेंट पढ़ोगे, क्या कि add two vector in a clockwise direction or anti-clockwise direction and their magnitude is opposite in order। तो वो फिर वो माथे में जिंदगी भर लेके घूमते रहोगे, कभी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे एकदम बच्चों की तरह ये समझो कि यहाँ पे ये जो एरो जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एरो जो अगर ये कंप्लीट होता तो इसको इधर की तरफ होना चाहिए था, लेकिन ये एरो इधर की तरफ है। तो करते क्या है कि इसको आप ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दो या बी वेक्टर से बोल दो, और जब ये ए वेक्टर इसको बोल दे रहे हैं हम, ये क्या हो गया आपका बी वेक्टर। और जो ये सामने वाला वेक्टर है जिसका एरो इनके अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, इसी वेक्टर को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब जो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, वो इसी वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो इसी स्टेटमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। 2017 के एडवांस में क्वेश्चन था, कुछ इसी टाइप से था, आपको एकदम बेसिक पे उठा के क्वेश्चन पूछ दिया था, एकदम वेक्टर पे कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट लगा था।
बात करेंगे अभी आगे, ठीक है। तो ये एक वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड जो उसका रिजल्टेंट होगा उसको ये जो दोनों उसकी मोरपंख है उससे ऐड करो। लेकिन जो ये एरो ऐसे बन रहा है इसको इसके वाले एरो को अपोजिट कर दो। लेकिन आप बुक में क्या स्टेटमेंट पढ़े होंगे कि मान लो सर ये ए वेक्टर है एंड दिस वन इज योर बी वेक्टर। करो क्या सर कि मान लो ए वेक्टर के जो हेड या टेल है, हेड के साथ बी वेक्टर के टेल को मिला, ऐसा ही कुछ पढ़े हो? हाँ बोलो, ऐसा ही पढ़े हो ना? हाँ सर ऐसा ही पढ़े हैं। ये ए वेक्टर है, ये दिस वन इज योर बी वेक्टर। ए वेक्टर के टेल के साथ बी वेक्टर के हेड को मिलाओ एंड देन इसके मतलब यहां से एक आप टेल स्टार्ट करते हुए एक लाइन ऐड करोगे। वो लाइन जो होगा वो इन दोनों का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मान लो इसको आर वेक्टर मान लेना, तो दिस आर वेक्टर इज बिकम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन इसमें एक्चुअली वाकई बोल रहे हैं कि आप जो ये वाला मेथड है ना लिटरली बोल रहे हैं। अभी अगर जो लोग पढ़ भी चुके होंगे ना, मे भी अगर 10-15 दिन या 5 दिन 10 दिन पहले पढ़े होंगे तो मे भी उनको चीजें याद होंगी। लेकिन वो 6 महीने बाद एक महीने बाद अगर उनसे ये पूछा जाएगा ना तो ये इस पे वो कंफ्यूज कर जाएंगे। इस वाले मेथड में वो हेड टू हेड मिलाओ, हेड टू टेल मिलाओ एंड देन टेल टू हेड एक लाइन खींचो अपोजिट ऑर्डर, तो कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आएगा। और फाइनली अगर इसको भी देखेंगे तो ये भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट बन रहा है कैसा कि अगर इसको ये जो अगर इस एरो को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी बना सकते हैं जो स्टार्टिंग क्लासेस में बता रहे थे। तो अगर इसको भी देखें ऐसे और ये ऐसे, लेकिन सर अगला वाला जो यहाँ से यहाँ तक ऐड कर रहे हैं इसको इस डायरेक्शन में लेना चाहिए था, मतलब ऐसे आना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसको हम अपोजिट पेयर अपोजिट ऑर्डर में लेंगे एंड दिस बिकम्स व्हाट आवर रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो, जो भी तुमको अच्छा लगे। कौन सा वाला इजी मेथड लग रहा है? थर्ड वाला सर आपका वाला। आपका फॉलो करो तीसरा यार, जो आप बताए। ये हेड टेल वाले के चक्कर में नहीं पड़ो। हाँ, हाँ मतलब देखो यार, जो ये आप वेक्टर ऐसे बना रहे हो, जो ये आप वेक्टर ऐसे बना रहे थे, इसी वेक्टर को तो हम बताए थे। देखो इस वेक्टर को स्टार्टिंग में कैसे लिख रहे थे, ऐसे लिख रहे थे, और फिर फाइनली हम बोले कि थोड़ा सा ये वाले ये जो तीर दिख रही है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते ऐसे लिख दो, और फिर बोल दिए थे कि ये हेड है एंड दिस वन इज योर टेल। तो आप इसी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो एंड देन उसके ऑर्डर में उसको घुमाते चलो आगे की तरफ। एक चीज समझते चलो, अब इसको एक आगे आपको अगली चीज बताते हैं। करो इसको। रफ करें इसको। हाँ सर। सर हाँ, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है बस दो क्वेश्चन है उसको करा लेते हैं, उसके बाद आप पूछिएगा क्वेश्चन। बस एक बार क्लियर कर लीजिए क्या करते हैं। ठीक है, ओके। बोल रहा है ये कंप्लीट जो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, जो कंप्लीट ट्रायंगल अपने को दिख रहा है, इस कंप्लीट ट्रायंगल का अगर सारे वेक्टर का अगर वेक्टर के सम की बात करें, मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस
सी ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? बताओ भाई। 0, क्यों? क्योंकि सर तीनों जो है सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। है तीनों का। उससे क्या मतलब होता है? बोलो भाई। सेम सर ए बी प्लस बी सी जो वेक्टर है, हाँ और क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो वो माइनस सी ए लिख सकते हैं उसको, और फिर वो प्लस सी है तो दोनों कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा, एग्जैक्टली। मतलब जिसने भी ये आंसर दिया है वो एक्चुअली कहना ये चाह रहा है कि सर मान लो कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को दो वेक्टर मान ले रहे हैं हम, दो वेक्टर मान ले रहे हैं ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर को। तो अगर यहाँ पे दो वेक्टर अगर हम लेंगे ए बी, ठीक है, और सर ये ऐसे क्लॉकवाइज में एंटर कर रहा है सी, ये हो गया आपका सी। तो अगर इसकी रिजल्टेंट की अगर हम बात करें तो इसका रिजल्टेंट सर ये अगर एरो इस डायरेक्शन में घूमते हुए आगे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे जो एरो लगेगा वो इधर नहीं लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एंड दिस रिप्रेजेंट व्हाट? दिस रिप्रेजेंट व्हाट? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। एंड एक चीज और बताई थी कि अगर दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लिखा हुआ है तो ये जिस तरफ एरो होता है वो वाला पॉइंट हेड होता है और ये वाला टेल होता है, तो इसको लिखते कैसे? पहले जो टेल होता है हेड वाले को बाद में, वाले को पहले। तो यहाँ पे अगर इसको होगा तो इसको कैसे लिखेंगे आप? सी ए वेक्टर के रूप में। कुछ गलती हो रही है क्या? ये यहाँ पे यार एसी वेक्टर करना चाहिए था, ये एसी आगे की तरफ। ए बी बी सी। मेरे को नहीं समझ आया। हाँ 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 हाँ, ये बताते हैं। हाँ सही तो है। हाँ ठीक है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे सी ए वेक्टर गलती से लिख दिए थे। देखिए करना, हम पूछे क्या है क्वेश्चन में, देखिए एक ट्रायंगल बनाकर आपको दिया गया, ओके, ट्रायंगल देकर बनाया गया और पूछा गया कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो करते क्या है इस क्वेश्चन के लिए कि सबसे पहले ये जो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर है इसको अलग उठाकर लेकर चले आते हैं ऐसे। मतलब सर ये ए बी और ये आपका बी सी। अगर बात करें हम कि ये जो दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो क्या करोगे सर, ए टू सी एक लाइन आप ड्रॉ कर दोगे, ए टू सी एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो ये बताओ अभी एरो किधर किधर की तरफ पॉइंट करे, ए की तरफ पॉइंट करे कि सी की तरफ पॉइंट करे? सी के तरफ। सी के तरफ, सी के तरफ। सी के तरफ, सी के तरफ, सी की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के बराबर, सी के बराबर। ये जो वेक्टर होता है, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लिखा हुआ है तो ये जिधर एरो रहता है उसको आपको बाद में लिखना होता है। मतलब इसको जो ये टेल होता है इसको पहले और जो हेड होता है उसको बाद में।
ए बी वेक्टर, तो अगर यहाँ पर भी वैसे ही लिखना चाहे तो ये फाइनल इसको क्या लिखेंगे, सी ए वेक्टर, मतलब ये हेड की तरफ है सी एंड टेल की तरफ है ए, तो दिस वन इज सी ए वेक्टर। सर एसी हुआ ना? सर एसी होगा ना? सर अभी तो आप यहाँ पे बताएं कि ए जो है अगर टेल है और बी जो अगर हेड है। अरे वाह, तो यहाँ तो सी हेड है ना? हाँ तो सी हेड है हाँ तो लिख तो रहे हैं। तो सर यहाँ पे तो आप बी को ना बाद में लिख रहे हैं, अरे तो वैसे सी को बाद में लिखिए। sorry। तो फिर यहाँ पे सी ए वेक्टर हो जाएगा। हाँ हाँ सर। रुक जाओ भाई, क्वेश्चन में ही कुछ मेरे से गलती सही से। हाँ ठीक, ठीक है, अब सही है, अब सारा कुछ देखो यार, थोड़ा सा मतलब मेरे को क्वेश्चन वहाँ पे गलत नोट कर दिए एक्चुअली। देखो तो ये देख लो यार, अभी अभी क्वेश्चन मिला लो, अभी सारा कुछ सही है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, सारा कुछ सही है, ए हाँ बी सर। वेक्टर प्लस बी प्लस सी ए वेक्टर, ठीक है। अभी हम हाँ क्या किए, दो वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड निकाले तो वो मेरे को निकल के आया ए सी वेक्टर, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए सी वेक्टर और यहाँ पर है सी ए वेक्टर। और एक चीज पता है कि अगर ए सी वेक्टर को अगर मेरे को अब इसका अगर इसको अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब ये ए सी है, अगर इसको सी ए करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी ए वेक्टर। माइनस सी। तो ये ए सी की जगह आप पुट करो माइनस सी ए वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, ये कैंसिल एंड दिस बिकम इज जीरो। यार देखो नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं, क्योंकि मेरे से भी गलत कॉपी हो गया था। हाँ भाई बताओ, अगर स्टिल नहीं समझ में आया तो बता दो यार, एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन एक चीज में रहता है सर नहीं आया समझ में। सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ सर। यस से बता दीजिए फिर से। एक वेक्टर अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अगर इस वेक्टर को लिखना होगा तो ये जो बी वाला पार्ट है इसको आप मतलब ऐसे, ये जो टेल है आपका इसको पहले लिखोगे और जो हेड है उसको बाद में लिखोगे, ए बी वेक्टर। बस ये वेक्टर पहले लिखने का तरीका समझ लो, फिर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन मेरा था वो ये था कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। देख लो यार, ए बी वेक्टर सही लिखा गया है, ये आपका हेड है तो बी को बाद में, ए को, सारा कुछ सही है। इसकी वैल्यू बताने के लिए मेरे से पूछा, तो हम किए क्या है कि ये जो दो वेक्टर है ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर को उठा के साइड में लेता है एंड देन किए क्या है कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि सर इन दोनों का अगर जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट बेसिकली किसका रिजल्टेंट, मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का रिजल्टेंट अगर हमको सर पता चल जाए तो मेरे को कुछ कुछ अभी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर की अगर बात करें तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट सर अगर एरो इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो जो रिजल्टेंट का वेक्टर होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटर करेगा, मतलब जो इसका रिजल्टेंट ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का होगा वो होगा सर ये हेड है, मतलब ये एरो इधर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हेड है, मतलब हेड है और ये टेल है, तो टेल पहले एसी वेक्टर और हेड। हाँ हाँ सर। बोलो ये क्या एसी वेक्टर रिजल्ट दिक्कत है अभी, बोलो। सर वो आंसर बता रही है दिक्कत। ओ हाँ, तो AC वेक्टर इसका रिजल्टेंट हो गया एंड फाइनली ये जो दिख रहा है इसकी जगह उठा के आप AC वेक्टर पुट कर दो, AC वेक्टर पुट कर दो, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या पुट कर दो, इसकी जगह सीधे AC वेक्टर पुट कर दो
and plus CA vector already दिया हुआ था. Then AC vector is what? AC vector minus CA. exactly minus CA vector. करके लिखेंगे तो ये this one is minus CA vector. अगर इसको यहाँ पे ले जाके चल रहे हैं, ले जाके पुट कर रहे हैं CA vector भी है. अब एक चीज समझो रहा है क्या कि अगर कभी भी अगर सेम ऑर्डर में मतलब सेम डायरेक्शन में अगर आपको एरो जाते हुए दिखाई दे रहा है, सेम ऑर्डर में अगर सारे एरो आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसका सीधे सीधे जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली आप लिख देना 0. और कभी अगर ऐसा आपके मेंस या नीट में क्वेश्चन आ गया और ऐसे क्वेश्चन दे दिया, मान लो क्वेश्चन मतलब बहुत सारे ऐसे लंबा चौड़ा मतलब घुमा फिरा के दिया क्या कि ए वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है, ABC जो है वो प्लानर वेक्टर है, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर है, बहुत सारा क्वेश्चन है. और उसके बाद अंतिम में एक छोटा सा डायग्राम आपको बना दिया क्या ऐसा और बोला कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू बताओ. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ऐसा एडवांस में जो होता है वो ज्यादा चांसेस ऐसे मूर्खता करने का ज्यादा जो चांस रहेगा वो एडवांस में चांस रहेगा. तो अगर आपसे डायरेक्टली अगर इन तीनों का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? 0. अब यही से एक और समझो क्या, अब देखो अगला चीज जो है वो आप खुद बताओगे. वो हेडिंग डालना पॉलीगॉन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या पॉलीगॉन लॉ लिख लो. पॉलीगॉन लॉ सर पॉलीवॉल पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते जाए कि पॉलीगॉन ट्रायंगल में कितनी साइड? 3 साइड, तो वहां 2 वेक्टर की बात करते हैं. अब पॉलीगॉन जो होता है वो मोर देन 4 साइड्स की बात की जाती है. तो यहाँ पे सर 2 वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट मेरे को फाइंड आउट करना है. करना क्या है कि सर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, चलो 5 वेक्टर ले रहे हैं. सर इन 5 वेक्टर का मेरे को सम निकालना है. ठीक है. इन 5 वेक्टर के मतलब बेसिकली मेरे को निकालना क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर निकालना है. इसकी वैल्यू क्या होगी पहले पिक्टोरियली मेरे को रिप्रेजेंट करके बता दो. करना क्या है देखो, एक चीज बताओ कि अगर जब 2 वेक्टर मेरे सामने रह रहा था तो उसको हम क्या कर रहे थे? सबसे पहले सर उसको एक ऑर्डर में ऐसे करके उसको एक ऑर्डर में सजा रहे थे एंड देन फाइनली जो फाइनल 2 पॉइंट बच रहे थे उन दोनों को एक लाइन से जोड़ रहे थे. और अगर ये क्लॉकवाइज में एरो जा रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज में एरो मार दे रहे थे. सेम काम यहाँ पर करेंगे क्या? ये सारे वेक्टर को सारे वेक्टर्स को एक वेक्टर की तरह अरेंज करते जाते हैं. लेट्स से ये ए वेक्टर, दूसरे बी वेक्टर को लाते हैं और कुछ ऐसे ऐड करते हैं. बी वेक्टर सबका सेम एरो, फिर सी वेक्टर को सेम एरो देखो ऐसे ट्रेवल कर रहा है. सी वेक्टर ये हो गया डी वेक्टर और फाइनली इधर बना देते हैं ई वेक्टर. सबका एरो इधर जा रहा था. कैसे एरो जा रहा था? ऐसे एरो जा रहा था सबका. जो रिजल्टेंट होगा वो जो पहला वेक्टर का टेल है और जो आखिरी वाले का हेड मतलब जो आखिरी वाला बचेगा उन दोनों के बीच एक लाइन ड्रॉ करना. और अगर ये एरो इस डायरेक्शन में जा रहा था तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एरो मार देना. एंड दिस वन इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर. दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर. बात समझे? ये चीज समझे यार, ये कैसे रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. यहाँ पे पॉलीगॉन में सेम जो ट्रायंगल वाला लॉ है सेम यहाँ पर भी वही अप्लाई करना है.
बस जो पहले वाले से स्टार्ट किए थे और आखिरी वाले पे जो खत्म हुए थे, पहले वाले और आखिरी वाले के बीच एक लाइन खींचेंगे, और अगर ये एरो ऐसे जा रहा था तो उसके अपोजिट में एक एरो चढ़ा देंगे, और जो वो वेक्टर जनरेट होगा दैट्स आवर रिजल्टेंट वेक्टर। सर पता कैसे चलेगा कौन सा फर्स्ट कौन सा लास्ट है? वो ये सिर्फ वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की यहाँ पे बात हो रही है कि अच्छा। वेक्टोरियली अगर मेरे को दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे। बात समझे क्या? यस सर। ठीक है, तो एक बात कर ही लेते हैं। ठीक है, ये 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, इनका रिजल्टेंट बताओ क्या होगा। इनका रिजल्टेंट बता दो क्या होगा। 3 वेक्टर से इनका रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब उस वक्त वो उस वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग? सर डीए। क्या? एडी। सर डीए। एडी से। डीए सर। दिए अच्छा उल्टा एडी 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 सर। एडी सर। ठीक है उल्टा बना दिया सर। एक मिनट है, देखो यार, सबसे पहले एडी सर एडी। ठीक है, फिर बी सी वेक्टर बी से उठा के एक सी वेक्टर की तरफ गए, एरो सेम डायरेक्शन में, सबको अगर ऐड कर रहे हैं हम तो सबको सेम डायरेक्शन में रखो। फिर यहाँ से सी से उठ के एक डी वेक्टर पे गए, बस यहीं पे सारा खत्म हो गया मेरा, यहीं पे सारी चीजें खत्म हो गई। फिर सेम एरो में सबको ऐड करते गए। सर बस अब यहीं पे इसका इन तीनों का एडिशन मेरे को बताना, जो स्टार्ट किए थे उससे और जहाँ पे खत्म किए हैं वहां से एक लाइन ऐड कर देते हैं, एक लाइन जोड़ देते हैं। लेकिन ये वाला जो एरो था वो ऐसे जा रहा था, मतलब यहाँ पे अगर ये पूरा कंप्लीट करता तो यहाँ पे एरो ऐसे लगना चाहिए था। तो बस यही पे एक छोटा सा इंक्रीमेंट कर दो और इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। ठीक है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में आप लगा दो। तो फाइनली अगर बात करें कि जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो दैट इज आवर ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर भैया, ये देखो यार, इसको इसीलिए स्टार्टिंग में बता रहे थे कि इसको लिखते कैसे हैं, फिर से एक बार सुन लो। इसको बेसिकली ये जो इधर एरो दिख रहा है वो है हेड और ये है टेल। हेड हमेशा आगे होता है, पूंछ हमेशा पीछे होता है। तो इसको कैसे लिखोगे, ए बी वेक्टर। ठीक है, नोट कर लो। सर इसका डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है सर, ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन का। क्या? सर इसका डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है ना, अरे डेरिवेशन क्यों पूछेगा यार तुमसे, बस ऐसे डायग्राम बना के आपको दे देगा, बोलेगा कि इसकी वैल्यू निकालो। एक 2017 एडवांस में क्वेश्चन दिया है, अगर मिलता है तो आप लोगों को कर आते हैं, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से है। तो एक्चुअली ये उसका मैथ्स कॉन्सेप्ट है, जो आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी लगाओगे तो ये मैथ्स कॉन्सेप्ट है। अगर एक चीज बताओ, पिछले वाले जो ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट था उससे मिला के बताना। ये करीब 6 वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर एफ वेक्टर।
अगर बात करें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्टली बताओ। सर जीरो सबको ऐड कर देंगे बस। जीरो सर इसकी वैल्यू जीरो होगा सर। जीरो होगा सर हाँ सर जीरो हो जाएगा, सब एक ही ऑर्डर में है। कैंसिल हो जाएगा सर। एग्जैक्टली मतलब एक चीज तो सर मेरे एक चीज तो मेरे को समझ में आया कि अगर कोई क्लोज्ड पाथ है मेरे पास, अगर कोई क्लोज्ड पाथ है तो अगर वो सेम ऑर्डर में मतलब एक पूरा का पूरा अगर क्लॉकवाइज में एंटर कर रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है उसका एरो, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज आवर इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देख सकते हैं कितना भी बना दे, 8 बना दे, 20 बना दे, इनफाइनाइट बना दे, लेकिन अगर सेम ऑर्डर में घूम रहा है और पूछा आपसे डायरेक्टली तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू जीरो। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं और करते हैं क्या हुआ कि एक कोई ऐसे पाथ बनाया, ठीक है, पाथ नहीं बनाया एक्चुअली, वो छोटे छोटे पार्ट्स ऐसे छोटे छोटे वेक्टर लेके ऐसे 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 छोटे छोटे वेक्टर कनेक्ट करके और फाइनली यहां तक वो वेक्टर लेकर गया, ठीक है, वेक्टर लेकर गया और ये वाला पॉइंट है बी वेक्टर। पूछ रहा है ये जो छोटे छोटे वेक्टर सारे हैं ऐसे छोटे छोटे, उनका सम क्या होगा, उनका सम क्या होगा? जीरो ए बी जीरो ए बी सर बी ए। तब भी ये होगा बी ए होगा। जीरो ए होगा बी सर। ए बी होगा सर। बी होगा। बहुत कंफ्यूजन है इसमें। सर ये क्लोज नहीं है इसीलिए बी होगा। बी ए कौन बोल रहा है? सर हम बोले नाम बता दो यार। अश्पिया। हाँ आस्पिया। क्या होगा भाई? क्लोज दिख रहा है? नहीं ऐसे बोलेगा ये क्लोज कहाँ दिख रहा है? सबसे पहले सर सारे वेक्टर जो है वो इधर की तरफ डायरेक्शन है, उनका डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में दिख रहा है मेरे को, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो फाइनल इनिशियल पॉइंट को पहले तो एक लाइन से जोड़ देंगे और सर ये इस डायरेक्शन में होते हुए जा रहा है तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में बना देंगे। तो अगर बात करें कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इन सारे वेक्टर्स का, तो दैट इज आवर इक्वल टू बी ए वेक्टर। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? एक और था हाँ क्वेश्चन, सर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन सर फिर वो तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा बी ए। एक क्वेश्चन और था कि जैसे सर जैसे पहले का मैग्नीट्यूड मतलब 1 यूनिट था, दूसरे का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट था, 2 मीटर था, तीसरे का 3 मीटर था, ऐसे बढ़ते गया और वो फाइनली एक कुछ सर्कल टाइप का इमेज ऐसे बना दिया, ठीक है, 1 मीटर 2 मीटर और ऐसे करते करते वो 50 मीटर तक गया, 1 मीटर 2 मीटर ऐसे करते करते 50 मीटर तक गया। बोल रहा है कि ये जो सर्कल दिया हुआ है इसका रिजल्टेंट कितना होगा? जीरो। होगा सर जीरो। तो ये तो जीरो होगा सर जीरो। ये जो सारी चीजों की बात कर रहे थे 1 मीटर 50 मीटर, ये तो सारी फोकास मार रहे थे हम, ठीक है। तो कोई भी अगर क्लोज पाथ है और ये अच्छे से यार एक चीज बताओ, ये जो बार बार ये एरो दिखा रहे थे, देखो इसका जो आपके बुक्स में नाम लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर, ये ऐसी चीजों की नाम नहीं ले रहे हैं। तो एक लेमैन जो रिक्शे वाली की भाषा होती है उसकी भाषा में समझाने की चीज कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यार आपके बुक में पूरे 11th 12th में हम लिटरली बता रहे हैं, हमको ये चीज नहीं समझ में आया था। इसका न समझने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो जो बुक में लिखा हुआ था कि मे भी देखो यार हम अब मेरे साथ हुआ तो ऐसा आपके साथ भी हो ये जरूरी नहीं,
लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो जो बुक में लिखा था कि 2 वेक्टर हेड टू टेल ऐड करो एंड देन अपोजिट ऑर्डर्ड पेयर में उसको ऐड कर दो, तो दैट गिव्स द रिजल्टेंट। तो उसके कंपैरिजन में आई थिंक दिस वन इज द बेटर मेथड। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो इसको कंटिन्यू करना, नहीं तो आपके बुक वाला मेथड तो है ही आपके। सर हाँ, सर ये वाला जो आप एस टाइप का बनाया ये वाला नहीं समझ में आया। कौन सा? तो ये वाला, हाँ यस सर यही वाला। ये देखिए, ये सर देखिए, डायरेक्शन वाला में डाउट हो रहा है। ये वेक्टर किधर जा रहा है? ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है। हाँ ठीक है, सर। तो अगर इस वेक्टर को अगर अपोजिट, बेसिकली ये जो वेक्टर है जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमको जाना है ना, तो हमको जो इसका रिजल्टेंट का जो एरो मारेंगे, देखो ये जा किधर रहा है, इधर, मतलब ऐसे करके इधर, तो जो इसका मैग्नीट्यूड मारेंगे हम, जो इसका मैग्नीट्यूड मारेंगे उसको अपोजिट वाले एरो में मारेंगे, मतलब इधर जा रहा है तो उसके अपोजिट में मारेंगे, मतलब ऐसे मारेंगे। तो आपको अगर बताए कि सबसे पहले फाइनल एंड इनिशियल के बीच एक पॉइंट को ऐड करना, एंड देन उस पे जो अपना एरो जा रहा होगा जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट में उसके ऊपर एरो चढ़ाना है। इधर जा रहा था इधर की तरफ, लेकिन हमको मैग्नीट्यूड वाले पे किधर एरो मारना है, इस डायरेक्शन में, मतलब इधर बेसिकली अगर बात करें तो इधर, मतलब इधर। अभी बताओ कहाँ नहीं लैग कहाँ कर रहे हो, ये बताओ। तो फिर सर वो तो सेम डायरेक्शन में ना हो जाएगा। तो अच्छा ठीक है, क्या कहना चाह रहे हो कि ऐसे बना दे, ऐसे? वैसे नहीं सर, लेकिन आप यहाँ बी बी में इधर एरो है, मतलब इधर ईस्टवर्ड बी के पास। मतलब कहाँ पे हाँ यहाँ बी के पास सर, बी के पास में। ये बी हाँ के हाँ पास वेक्टर आया है। उधर है सर एरो ईस्ट की तरफ। अरे ये बाबा ईस्ट वेस्ट नहीं सोचना है अभी, यहाँ पे उतना नहीं सोचना है, बस एरो को देखो कि एरो किधर जा रहा है, एरो इधर जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ना, इतना नहीं यार, इतना नहीं, ईस्ट वेस्ट नहीं सोचना है, ये जस्ट एक डेमो है यार, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो एरो इधर लग रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मारो, एक ठीक है शांत सर। ना, उतना नहीं, अभी ईस्ट वेस्ट नहीं सोचना है, ईस्ट वेस्ट बाद में सोचेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लो, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर। एक चीज यार और बता दो, ये चीज मतलब ऑर्डर पेयर जो भी, ये सब जो भी है डायरेक्शन, यार अब कर लेगा ना यार, तुम कर लेगा। देखो यार उस चीज में हम बार बार लैग कर रहे थे, इसको लिखने में मेरे भी दिमाग से उतर जाता है, हम भी इंसानी है। तो ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है, मतलब एक ए और बी जो पॉइंट दिया, अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे? जो टेल है उसको पहले, पूंछ को हमेशा पीछे, और जो हेड है वो हमेशा आगे होता है। ठीक है, भाई किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ यार, फिर से बताएंगे हम, मतलब बताएंगे यार, ये बता दो। नहीं सर अभी तो नहीं, जब रिवीजन करेंगे तब प्रॉब्लम निकलेगा तब बताइएगा। यार बाकी किसी को बता दो यार। सर एक बार फिर से समझाइए ना। कौन सा किस्म है हम? सर वही वाला सर, एरो सर आप बोल रहे इधर से लेके आएंगे सर बी तरफ से। भाई सुनो, ये क्वेश्चन छोड़ दो, रन दो, हम ऐसे फोकस मारने के लिए अपने से बना है, ये सोच लो। ठीक है, सर मतलब सर जहाँ से सर एरो जाएगा, सर जहाँ से सर एरो जाएगा हम लोग को सर उसका मतलब मैग्नीट्यूड के लिए सर इधर उल्टा तरफ से एरो लाना पड़ेगा। हाँ उसके उल्टा तरफ जाना होगा यार, जहाँ पे एरो खत्म हुई उसके उल्टे डायरेक्शन में भागना है। ठीक है सर, हाँ, समझ में आ गया। सर हाँ, अभी क्लास कितने देर तक चलाइएगा? और तो क्या, थोड़ा सा एक पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लो, उसके बाद चले जाना। ठीक है सर। ठीक है सर।
आज इवनिंग वाले क्लास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए थे? इवनिंग वाले में कहाँ तक ज्यादा नहीं पढ़ाए थे यार, आखिरी एंगल वैंगल के बारे में बताए थे और वही टाइप्स ऑफ एक वो टॉपिक पढ़ के गया था क्या तुमको, प्लानर वेक्टर। इसको सर वो वाला पूरा पढ़े थे। हम हाँ सेंड तो कर बस देंगे। वही आखिरी था, उसके बाद एक दो क्वेश्चन उसी पे कराए थे। अगला हेडिंग डाल लें। सर रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड को सेंड कर दीजिएगा। हाँ रिकॉर्ड में है, अरे आज वाला तो रिकॉर्ड में नहीं है। सर सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। तो सुन लीजिए, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ भी बोलो, इतना बड़ा ना भी बोलो, एडिशन। यार देखो यार, एक चीज मतलब हम ऑनेस्टली आप लोगों को बता रहे हैं, मतलब ऑनेस्टली ये चीज बता रहे हैं। देखो जो मेरे को इससे पहले भी जो याद था, जब हम ये कॉलेज में अपने आ भी गए, तो भी मेरे को जो बुक वाला लैंग्वेज था वही आता। हम लिटरली बता रहे हैं, हम लोग के मैकेनिक्स का वाइवा हो रहा था और मेरे से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पूछा, और मेरे को बार बार वो जो बुक वाला जो डेफिनेशन था वही याद किए थे, और हम बता रहे हैं हम नहीं बता पाए। हम उनको बता रहे हैं ये वाला ऑर्डर पे यार 6-7 महीने पहले पढ़े ना, वो हम वो चीज बता रहे हैं। और मेरे को मतलब वो जो टीचर थे मैकेनिक्स की, वो मेरे को क्लियरली बोले कि किस बेसिस पे आया है, भगवान के भरोसे या रिजर्वेशन के भरोसे आ गया। तो प्लीज वो बुक वाला जो डेफिनेशन है उसको प्लीज अवॉइड करने की कोशिश करना, नहीं तो बेइज्जत बहुत बुरी तरीके से हो जाओगे या बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो जो ये वाला मेथड बता रहे हैं इसको आप लोग प्रिपेयर करके चलना, और उनको एक्चुअली मेरे तो प्लीज मतलब देखो, जो आपके स्कूल में जिस दिन एग्जाम होगा अगले दिन, तो उसके लिए दैट्स ओके कि हाँ ठीक है भैया कि स्कूल में तो ऐसे ऐसे एरो दे के समझाना नहीं है, मेरे को तो प्रॉपर लिख कर करके समझाना है। तो स्कूल के लिए एक दिन पहले पढ़ लेना, लेकिन बाकी टाइम के लिए यही चीज है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है कि मान लो सर क्या है कि जो दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स, ठीक है। पैरेललोग्राम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमको पता है, देखो सारी चीजें इसमें याद एक बार देख लेना है, आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ आ जाएंगी, ठीक है। करता क्या है कि मान लो दो वेक्टर हैं, अभी ए बी बहुत सही है, पी क्यू वेक्टर, दो वेक्टर हैं, एक पी वेक्टर, ठीक है, एंड क्यू वेक्टर। लेट्स से दो वेक्टर हैं और वो दोनों वेक्टर एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या दो वेक्टर हैं, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, ठीक है, वो दोनों एडजेसेंट मतलब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन दोनों के सम का जो रिजल्टेंट होगा वो इन लोग का डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर दिया है, ये जो डायगोनल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इन दोनों के सम के रिजल्टेंट को। गॉट इट? ये होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इतना समझ गए? बस ये चीज बताओ कि ये चीज आपके माथे में घुसी कि नहीं। आई होप कि सब नो सर, नहीं समझ आया। नहीं सर नहीं आया। तो एक बार फिर से। दो वेक्टर होता है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम के बारे में जानते हो, मान लेते हैं कि उन पैरेललोग्राम की जो दो साइड है वो इन दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर को, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर को, ठीक है। ऐसे भी नहीं समझना है, चलो दूसरे तरीके से समझाते हैं। सर रिजल्टेंट का
डायरेक्शन अपोजिट होगा पी और क्यू से। डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में। ये यहाँ पे डायरेक्शन का ज्यादा लफड़ा नहीं लेना, ये थोड़ा सा इसीलिए इजी पड़ जाता है। और देखो क्या करते हैं, छोड़ो क्या करते हैं हम लोग कि दो वेक्टर है पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। ओके, पी वेक्टर है क्यू वेक्टर, दोनों वेक्टर के टेल को ऐसे मिला दो, दोनों वेक्टर के टेल को ऐसे मिला दो, पी वेक्टर एंड दिस वन इज क्यू वेक्टर। ठीक है, ठीक है, ओके। ये इतना समझ में आया कि दोनों के टेल को मिला दिए, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो क्या किए कि ये जो यहाँ पे ये वाली जो वेक्टर दिख रही है इसके पैरेलल में यहाँ से एक वेक्टर और ड्रॉ कर दिए। ठीक है, चलो इस पे एंगल एरो नहीं मारते। जैसे यहाँ पे एक वेक्टर था, एक पैरेलल में और वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, और जो इधर वेक्टर था उसी के पैरेलल में एक इधर वेक्टर ड्रॉ कर दिए। अब ये क्या दिख रहा है आपको? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अब होता के बीच का जो डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम में कोई डायगोनल तो होता है ना? हाँ सर। होता है सर। तो जो वो डायगोनल होगा वो इन दोनों के सम से रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब ये p प्लस क्यू वेक्टर जो दिया है दैट इज योर r वेक्टर। सर मतलब ये p वेक्टर जो है उधर साइड में, उसको हम लोग पैरेलली ला के इधर q वेक्टर के इस साइड में लगा दें। हाँ, तो फिर वो जो लाइन होगा वो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, मतलब ये देखो एक्चुअली मेरे को आगे थोड़ा सा इससे बढ़ना है, तो बस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर जो होता है वो कुछ इस तरह का डेफिनेशन होता है। अभी के लिए बस इतना माइंड में रख लो यार, आगे कुछ चीजों को बस बताने दो मेरे को, क्या बताना है एक्चुअली देखो बताएं। अब क्या करते हैं कि ये जो दोनों के बीच जो एंगल दिया है इसको मानते हैं थीटा। थीटा, ठीक है, ये जो दोनों, और देखो एक सेकंड के लिए नहीं, ये वाला जो चीज है, ये वाला जो रिजल्टेंट वाला है इसको रफ कर देते, पता है क्यों? बताते हैं। इन दोनों के बीच जो एंगल दिया है वो है थीटा। क्या करते हैं, ये जो क्यू वाला वेक्टर है इसको करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड। ध्यान से देखना है, नहीं तो जिंदगी में कभी ये फॉर्मूला याद नहीं होगा। और इस वाले साइड से, इस वाले साइड से एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं। अच्छा ये थीटा एंगल है तो ये कितना एंगल होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा 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 होगा सर। नहीं थीटा सर, पहले का अपोजिट थीटा। एंगल थीटा 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 होगा फिर। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आर इक्वल। और ये बताओ, ये जो हाँ सर। अगर ये ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक कुछ इसी टाइप का डायग्राम बना हुआ है मेरे सामने। हाँ सर। तो अगर ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो ये एंगल कितना? थीटा। वो भी थीटा सर। थीटा होगा सर। ये भी थीटा। थीटा। और अगर ये p वेक्टर दिया है तो ये क्या हो जाएगा? मतलब अगर इसका p वेक्टर हो जाएगा ना, p वेक्टर सर ये भी p वेक्टर हो जाएगा। p हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड जो p वेक्टर का है, जो मैग्नीट्यूड है उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को कि फिर वही दिक्कत, एक प्रॉब्लम देखो, लेकिन अभी के लिए एक्चुअली में सर अगर इसकी बात करें, ये आपको जो दिख रहा है मान लो इसको नंबरिंग कर देते हैं A B C D E। ये ट्राइंगल CDE पर ध्यान देना। अच्छा बताओ इस DE को, बस भाई चिल्लाना नहीं, बस सुनो पहले। इस DE को, क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपको बताएंगे, कि DE को अगर P cos थीटा लिखे
और सीई को पी साइन थीटा लिखिए। क्यों लिख रहे हैं पहले ये देखिए, ये देखिए। अच्छा ये बताओ, जो डी होता है कॉस थीटा आपका क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस होता है। हाँ सर। तो कॉस थीटा, और यहाँ पे बेस क्या है? डीई, और हाइपोटेनस क्या है? पी। हाइपोटेनस क्या है? पी वही पी पीसी पी है अरे सर, पी ही, अगर मैग्नीट्यूड वाइज ये एस इक्वल टू पी है। और उसका मैग्नीट्यूड क्या है? पी है। तो यहाँ पे पी डायरेक्टली मैग्नीट्यूड की बात। सो डीई क्या हो जाएगा? पी कॉस थीटा। ठीक। अगर यहाँ पे सीई की बात करें तो हमको ये पता है सर कि साइन थीटा जो होता है वो आपका सीई बाई हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर सर यहाँ पे क्या है? सीई। परपेंडिकुलर सर क्या है? परपेंडिकुलर सर क्या है? सीई बाई हाइपोटेनस पी। तो यहाँ पे जो सी हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पी साइन थीटा। इसका होना सो सी इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो इसको हम, इस लेंथ को क्या लिखेंगे? पी साइन थीटा। और इसको क्या लिखेंगे? डी को क्या लिखेंगे? पी कॉस थीटा। डी को क्या लिखेंगे? पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो सर, ये तो आपका क्या था? रिजल्टेंट वेक्टर था। ये आपका क्या था? रिजल्टेंट वेक्टर था। तो ये सारी चीजें एक बार अगर नोट करना चाहे तो कर ले यार, इस परपेंडिकुलर ये कैसे ये चीजें आई हैं। तो अगर हम बात करें सर कि एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, क्या कौन कौन सा ट्रायंगल? अब ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल है सी ए ई। अच्छा सीए क्या है? सीए क्या है? रिजल्टेंट रिजल्टेंट प्लस वेक्टर। क्यू। रिजल्टेंट। सीए क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ ठीक है, इसको सीए नहीं पढ़ना चाहिए। अगर गाइडेंस उसके हिसाब से पढ़े तो इसको एसी पढ़ना चाहिए, मेरे को एसी पढ़ना चाहिए। और अगर इस एई की बात करें तो एई की लंबाई मान लेते हैं क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू के बराबर है। तो अगर ये एई की लंबाई की बात करें तो क्या ये एई की लंबाई क्यू प्लस पी कॉस थीटा लिख सकते हैं? टोटल लंबाई एसी। यस सर। और इस सी की लंबाई पी साइन थीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या तुम आर वेक्टर नहीं निकाल सकते हो? यस निकाल सकते। सर, कौन सा मैं क्या लगाओगे यहाँ पे? पाइथागोरस। एग्जैक्टली। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब करना क्या है? अब करना ये है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये पी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू प्लस पी कॉस थीटा का स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेगा तो आपका पता है क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। एग्जैक्टली, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos theta, and finally this r vector becomes magnitude of r vector is equal to p square plus q square plus 2pq cos theta। क्या ये जब हम पढ़ रहे थे तो वेक्टर के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताई थी कि नहीं कि they follow the parallelogram law of vector addition।
फिर ये हाँ स्टेटमेंट सर, आप डेफिनेशन में लिखवाए थे। हाँ सर लिखवाए। ठीक है। सो ये चीज कैसे इसका डेरिवेशन हुआ वो देखे आप, इसको आप सॉल्व कर लेना यार, इसको सॉल्व करेगा तो यही आएगा। ठीक है, यस सर। आया क्या बात समझ में? हाँ सर। ओके, अब एक क्वेश्चन और इसमें बनता है यार, ये देखो है भाई, सुन लो यार, हर एक चैप्टर में काम आने वाला है ये फॉर्मूला। तो ये चीज अगर ना भी याद रहे तो प्लीज रिमेम्बर दिस वन। ओके, अब फाइनली एक चीज की और बात करते हैं सर, ये आपका रिजल्टेंट आर वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, तो क्या सर आप रिजल्टेंट और किसी वेक्टर के बीच का एंगल नहीं बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर। मान लो ये हम सर क्यू वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच एंगल निकालने गए, क्यू एंड रिजल्टेंट के बीच में एंगल फाइंड आउट करने गए, क्यू एंड रिजल्टेंट के बीच में एंगल फाइंड आउट करने गए। करना क्या है मतलब बेसिकली सर, अगर आप बात कर रहे हो तो सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। अल्फा तो इसे tan थीटा बेस बाय हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। वीडियो पॉज नहीं हुआ होगा भाई मेरा। ये तो अलग बोल रहे हैं, अलग अलग। नहीं सर आ रहा है, वीडियो आ रहा है। आ रहा है सर खत्म हो वीडियो। जाने पे वैसा है। ठीक है, इस वेक्टर अब एक्चुअली बेसिकली हम फिर से क्या करते हैं, कि एक ट्रायंगल लेते हैं सी, और इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं ना, ए एंड ई, सी ए ई, सी ए ई। ओके, ले रहे हैं और सर सी ए ई, सी ए ई मतलब ये वाले एंगल को आप अल्फा बोल रहे हो, सही बात है भाई? सही बात है, इसी एंगल को अल्फा बोल रहे हैं। और सर इसकी लंबाई हाँ बी सर। साइन थीटा दी हुई है, और ये थोड़ा सा इसको 90 डिग्री समझ लेना है। और ए की जो लंबाई दी हुई है निकाले हैं, वो क्या दी हुई है, क्यू प्लस पी कॉस थीटा दी हुई है। ठीक है, तो सर अगर यहाँ पे अगर हम tan अल्फा की बात करें कि tan अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, tan अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, सर पी साइन थीटा होगा। एग्जैक्टली p sin थीटा प्लस q प्लस p cos थीटा। नहीं भाई, वो बाई में चल जाएगा। p sin थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस डिवाइडेड बाई q प्लस p cos थीटा। और अगर यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू निकालना होगा तो लिख देना इसको, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स p sin थीटा डिवाइडेड बाई q प्लस p cos थीटा। ठीक है, सर tan इनवर्स का वैल्यू सर मैनुअली निकल जाएगा, ठीक है? क्या किसमें सर, क्या कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा? ना ना ना, अरे भाई ऐसा आपको डाटा दिया जाएगा कि वो कट पिट के खत्म हो जाएगा। अगले क्लास में क्वेश्चन कराएंगे आपको, चिंता नहीं। सर एक डाउट है नहीं सर कोनो डाउट। सर, ये जो हम लोग का रिजल्टेंट आया पी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इसमें जो p और q है वो मैग्नीट्यूड है ना वेक्टर p और वेक्टर q का? अरे भाई यहाँ पे मॉड p इज इक्वल टू p लिख रहा है, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा एक चीज बता दे भाई, एक सेकंड रुको, ये एक वेक्टर दिया हुआ है p वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, क्या अभी के आधार पे तुम्हारे पास इसको मल्टीप्लाई करने का कोई मेथड है क्या? p वेक्टर का स्क्वायर करके दिखा देना तो तुम पढ़ना, हम पढ़ाना छोड़ दें। नहीं हो भाई, आज के क्लास में कुछ डाउट है? सर एक चीज पूछना था। हाँ सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इसी चैप्टर में पढ़ना है। आगे वेक्टर तो पहले खत्म कर लेने दो भाई मेरे को, वेक्टर खत्म करने के बाद उसके बाद डिफरेंशिएशन बताएंगे। हाँ सर हाँ सर आप तो बोले थे कि हेड और टेल कंबाइन होता ही नहीं है, फिर अभी तो कंबाइन कर रहे हैं। कहाँ हेड टेल कंबाइन कर इसमें? यस सर। मालिकिन सुन लो भैया, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन था, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है।
ये डिफरेंट है पूरी तरीके से। वो अलग चीज था, उसका एक अलग अपना रूल और अपना एस्पेक्ट चल रहा था, इसका कुछ अलग एस्पेक्ट चल रहा है। और बेसिकली अगर कायदे से आप अगर इसमें आपको हेड टेल में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आएंगे, और एक चीज सबसे बड़ी चीज कि इसमें जो प्रॉब्लम मेरे को करता है ये फॉर्मूला याद करने में, लिटरली बता रहे हैं यार, हम अभी तक कंफ्यूजन में रहते हैं इसको, लेकिन अभी मैंने पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है, क्योंकि आदमी जब पढ़ता है तो उसको कम चीजें समझ में आती है, जब पढ़ाने लगता है तो कुछ ज्यादा ही समझ में आने लगता है। तो देखो इसको बेसिकली मतलब जो एक याद करने का तरीका ये कर सकते हैं कि यहाँ पे मान लो ऐसा आपसे बोल दिया कि ये जो एंगल अल्फा आप क्यू वेक्टर के साथ निकाले हो, ये आप पी वेक्टर के साथ निकालो। पी वेक्टर के साथ ये एंगल क्या होगा, लेट्स से ये जो एंगल दिया है इसको बीटा बोलते हैं। देखो अभी तुम्हारा कहना ये होगा कि सर सबसे पहले तो ऐसा डायग्राम बनाइए फिर निकालिए, लेकिन tan बीटा पता है क्या होगा? tan बीटा होगा q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस q cos थीटा। पता है ये चीज ये याद करने में हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा, तो उसको एक याद करने का तरीका दे। ये tan अल्फा को कैसे याद करना है, देखो क्या है क्या कि जिसके साथ एंगल बताना है, मतलब जिसके साथ वो चिपकना चाह रहा है, मतलब ऐसे समझो क्या कि जिसके साथ उसकी शादी होनी चाह रही है, जब शादी होने जा रहा है, जिसके साथ उसका मिलाप होने जा रहा है, वो एक्चुअली दूर दूर भागना चाह रहा है, उनसे वो दूर दूर भागना चाह रहा है। तो थोड़ा सा ऐसे याद रखना। और मतलब चिपकने से मतलब ये जो साइन और कॉस चिपक रहे हैं एक दूसरे से, मतलब चिपकने, ये साइन या कॉस चिपक रहा है जाके उससे, ठीक है। मतलब शादी वादी में मतलब जीजा साली मतलब होता है ना ये सब, सिस्टर इन लॉ मतलब जो भी मतलब होता है, तो वो कुछ इस टाइप का आप चीज ऐसे समझ सकते हो। तो साइन और कॉस जो है वो सिस्टर इन लॉ की तरह रोल प्ले कर रहा है, ऐसे समझ भी सकते हो, सिस्टर इन लॉ टाइप का कुछ इस तरह का। तो देखो, और जो एक चीज देखो, एक चीज तो हमको याद रहता है ना कि सर ऊपर में एक क्वांटिटी, ऊपर में एक क्वांटिटी सिर्फ है और नीचे में दो क्वांटिटी, इतना याद रहता है। लेकिन साइन ऊपर होता है कि कॉस नीचे होता है, पी के साथ होता है कि क्यू के साथ होता है, तो याद करने का तरीका देखो। सर रिजल्टेंट है, सर इसकी मिलाप या शादी इसकी किसके साथ हो रही है, तो ये रिजल्टेंट की जो शादी है वो अभी के लिए मान ले रहे हैं क्यू के साथ हो रही है, तो सर क्यू को आपको अकेले छोड़ देना है, मतलब क्यू को अकेले छोड़ देना है। और सर जो ऐसे समझो, और अगर याद रखना है सर आपको डिक्शनरी में जो एस आता है वो पहले आता है, मतलब बाद में आता है, मतलब ऊपर आता है, ऐसे याद कर सकते हैं कि जो डिक्शनरी में यस आता है वो बाद में आता है, आगे चल के आता है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि डिक्शनरी में एस ऊपर, तो यहाँ पर भी एस से साइन थीटा ऊपर, और जिसकी शादी हो रहा है वो किसी के साथ चिपकना नहीं चाह रहा है, तो वो पी साइन थीटा ऊपर और नीचे पी कॉस थीटा। साइन और कॉस का ऐसे यार ये वाकई करें कि बहुत कंफ्यूज, मतलब याद नहीं होगा। अगर मे बी अगर इस मेथड से ये फॉर्मूला याद हो गया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं याद हुआ तो दिक्कत है। याद कर सकता है इसको, ये एक्चुअली एक प्रोफेसर स्यू खेड़े है, ठीक है, उनका अपनी तैयारी के दौरान उनका तरीका यूज करते थे। वो बोलते थे कि अगर कोई चीज नहीं तुम्हें याद हो रही है, नहीं समझ आ रही है, तो उसको 17 बार अगर किसी कॉपी पर लिख लोगे तो वो तुम्हें जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। लेकिन लिटरली बताया, मैंने ट्राई किया था कुछ फॉर्मूलों पे। सर ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है सर, नहीं होता रट लेंगे। हाँ रटना जरूरी है सर। क्या ये फॉर्मूला मतलब को
मान लो किसी ने ये फॉर्मूला पढ़ा था तो क्या अभी तक याद हुआ है किसी को? हाँ सर। मेरे को नहीं है। हाँ सर। हाँ सर हमको याद है। हाँ याद हो क्या सर? सर साइन कॉस याद रहता था, पर पी के साथ है कि क्यू के साथ, ये वाला चीज इससे समझ गए। सर शादी के जोड़े से पता चला, पी तो जुड़ जाएगा दोनों के साथ। तो यार जिसका शादी वैसे- होता है दिखता है ना यार, जिसका हाँ। शादी होता है जूता चुराई 5,000 लेती है सिस्टर इन लॉ, और मतलब तो मेरे को नहीं समझ में आया लेकिन ना ना मतलब क्या नहीं समझ में आया? ये याद करने का तरीका या फॉर्मूला? याद करने का तरीका। हाँ वही याद करने बोलो, वाला बोलो। तरीका जो है। कौन सा क्या नहीं समझ, मतलब याद करने का तरीका नहीं समझ? याद करने सर का हम तो वैसे तरीका। याद कर लिए सर। अब बोले कि एस बाद में आता है तो एस रहेगा ऊपर। हाँ, डिक्शनरी में एस बाद में आता है तो एस ऊपर रहेगा, ठीक है। और सी डिक्शनरी में पहले आ जाता है तो वो नीचे हो जाएगा। या ऐसे याद कर सकते हो यार। चलो इसमें वो काम नहीं करेगा। tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है। हो गया सर। साइन थीटा कॉस थीटा का तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा सर ऊपर होगा क्योंकि डिक्शनरी में एस बाद में आता है तो एस ऊपर होगा। और सी स्टैंड मतलब सी डिक्शनरी में पहले आता है, मतलब पहले नीचे आता है तो वो सी नीचे हो जाएगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का तो दिक्कत खत्म होगा। तो यहाँ पे पी लिखेंगे कि क्यों लिखेंगे, तो उसके लिए ये ध्यान रखना कि किसके साथ एंगल बता रहे हो आप, किसके साथ एंगल बता रहे हो। तो सर क्यू के साथ एंगल बता रहे हैं। तो जो यहाँ और यहाँ जो क्यू होगा, मतलब इसकी शादी जो हुई है, इसकी मैरिज जो हुई है वो क्यू के साथ हुई है, तो क्यू अपना अकेले रहना पसंद करेगा। तो क्यू अलग हो गया तो बचा क्या मेरे पास? पी। तो पी दोनों के साथ लग जाएगा। बताओ यार ये चीज आया कि नहीं? समझ गए। आया हाँ सर सर समझ आ में गया आया। सर। सुनो यार, मतलब देखो यार 10 दिन बाद पूछेंगे जरूर। तुम लोग अभी अभी पूछेंगे तो लवर्स वाला तुम लोग सब भुला गया होगा। हाँ सर। याद है सर। याद है सर। याद है सर। यार प्लीज नहीं सर हम डिक्शनरी वाला स्टाइल से याद कर लिए। देखो हर चीजों को अगर ऐसे याद करके चलेगा तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। और मतलब अगर रटना चाहेगा यार, रटना कम थोड़ी नहीं है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो रटना ही है यार आपको इतना। तो फिर इसमें भी अब रटोगे तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, आगे बढ़ाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे रिजोल्यूशन ऑफ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू